नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंट्राडे टिप नंबर 3 की, जो कि है कि क्या आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे देता हूं। इसका जवाब है ना, आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहां पे आपको बताया जाता है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा आप इंट्राडे कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी आप ना इस्तेमाल करें तो मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा। इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको चार्ट की सहायता से बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक SBI का चार्ट लें तो ये एक अभी रिसेंटली 10-15 दिन के अंदर सबसे एक्टिव और मोमेंटम वाला स्टॉक है। मोमेंटम मतलब मैं यहाँ प्राइस के टर्म में नहीं कह रहा, यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म में कह रहा हूँ। तो नॉर्मली एक सबसे बड़ी गलती की जाती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, वो ये की जाती है कि वो 15 मिनट के चार्ट पे फाइंड आउट की जाती है, जो कि एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे 1 डे की सेटिंग ले, तभी। अब ये देखिए, आप 15 मिनट और 1 डे का चार्ट दोनों टोटली अलग हैं। अब यहाँ पे इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि किताबी ज्ञान जो होता है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है अगर आप उसका सही जगह इस्तेमाल करें। आपको एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, पर आपको ये देखना पड़ता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ करना है, किस सिनेरियो में वो काम आएगा। अगर आप उसको एक यूनिवर्सल रूल बना लेंगे कि भाई यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब मैं हर जगह यूज़ करना शुरू कर दूंगा, तो दोस्तों आपका नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको नुकसान तो पक्का होगा ही होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी लोग आपको बताएंगे कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस के द्वारा आप इंट्राडे करिए, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा अगर आप इंट्राडे करेंगे तो मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है, आपको बताया जाता है कि सपोर्ट को आप स्टॉप लॉस रखिए और रेजिस्टेंस को आप टारगेट रखिए अगर आप बाय पोजीशन में हैं, और अगर आप सेल पोजीशन में है तो जो आपका ऊपर का हाई प्राइस पॉइंट है वो आपका सपोर्ट हो जाएगा और वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो नीचे का प्राइस पॉइंट है वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए ड्रॉ करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, तो यहाँ पे हम पिछले 2 या 3 महीने का अगर यहाँ पे हम डिटेल लें तो यहाँ पे हम इसको, जो नॉर्मली एक बहुत कॉमन सा तरीका है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपकी जो इस पॉइंट को आप कह लीजिए कि ये आपका रेजिस्टेंस है, तो इसको हम ब्लू लाइन से बनाते हैं, और उसी तरीके से हम सपोर्ट को बनाते हैं। ये आपका पॉइंट जो देखिए यहाँ पे कई बार इसने टच किया है और इसको तोड़ नहीं पाया, तो ब्लू लाइन से इसको हम रेजिस्टेंस को बनाते हैं। तो आपकी जो लाइन दिखेगी वो यहाँ पे ब्लू कलर की होगी, इसको हम ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस स्टॉक की पिछले अगर आप 4-5 महीने का डेटा लें तो इसकी जो सपोर्ट है वो 281 रुपये के आसपास है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग आप कह लीजिए 297 रुपये के आसपास है। तो ये इस रेंज में, ये इसकी ट्रेडिंग रेंज है दोस्तों। तो अब क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक इंट्राडे के लिए फ़िट है? मेरे हिसाब से ये स्टॉक इंट्राडे के लिए फ़िट नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे इंट्राडे के लिए जो भी स्टॉक होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होना चाहिए और उसके अंदर काफ़ी प्राइस मूवमेंट होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे अगर इंट्राडे कर रहे हैं और अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो आप क्या इतनी वाइड रेंज के अंदर आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे? तो मेरे हिसाब से इस रेंज के अंदर कोई भी नहीं ट्रेड करना चाहेगा। और जो भी है इंट्राडे के लिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अगर आप सही सेटिंग्स लें, यहाँ पे 1 डे की सेटिंग में आपको फिर बताना चाहूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ 1 डे की सेटिंग होनी चाहिए। अगर आप 15 मिनट की सेटिंग लेंगे तो आपको सही डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए है। एक निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, पर इसका जो इस्तेमाल इंट्राडे में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ पे हम एक और स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं जो कि अभी इस समय काफ़ी मोमेंटम में है, तो देखते हैं उस स्टॉक का चार्ट कैसा दिखता है। तो दोस्तों, यहाँ येस बैंक की बात करते हैं। येस बैंक काफ़ी मोमेंटम में है। अगर यहाँ पे हम इसका पिछले 3-4 महीने का अगर चार्ट उठा के देखें, इसकी भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो दोस्तों आपका जो सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से लगभग इस प्राइस के आसपास आपको देखिए यहाँ पे काफ़ी हलचल होती हुई दिख रही है।
तो ये इसका यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमने इसकी सपोर्ट बना ली। और इसका अगर हमें रेजिस्टेंस देखना है तो दोस्तों अभी इसने रिसेंटली इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, लेकिन अगर आप पिछले 1 महीने के डेटा के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट को ये क्रॉस करने में इसको काफ़ी दिक्कत हुई है, जो कि 1524 के आसपास है। और ये 1524 जो है पहले इसका सपोर्ट होता था। तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है, क्योंकि देखिए कि जब स्टॉक गिरा उससे पहले ये इसका सपोर्ट होता था, लेकिन अब ये इसका रेजिस्टेंस बन गया था और इस रेजिस्टेंस को अभी रिसेंटली इसने तोड़ा है। तो दोस्तों अगर हम मान लीजिए इस पीरियड के दौरान इंट्राडे कर रहे होते हैं इस स्टॉक के अंदर, तो क्या आप इतनी वाइड रेंज के अंदर, जो कि लगभग आप मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 97 रुपये के आसपास की रेंज है, क्या आप इस रेंज के अंदर स्टॉप लॉस और उसका टारगेट सेट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए? मेरे हिसाब से नहीं, ये संभव नहीं है। तो दोस्तों एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जो एक स्टॉक अभी आपके काफ़ी मोमेंटम में है, वो है एक्सिस बैंक का स्टॉक। तो एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखते हैं कि क्या आपका सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पे अगर आपने 1 डे सेलेक्ट किया, तो अगर आप यहाँ पे फिर 3 या 4 महीने का डेटा देखेंगे, तो आप अगर यहाँ पे लाइन बनाएंगे तो आपकी सपोर्ट लगभग इस एरिया में आपकी सपोर्ट दिख रही है। तो यहाँ पे आपकी सपोर्ट है। और अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है तो रेजिस्टेंस के लिए हम एक और लाइन बनाते हैं। रेजिस्टेंस आपका लगभग इस एरिया में रेजिस्टेंस था, जिसको अभी रिसेंटली इसने तोड़ा है 523 के आसपास, क्योंकि इसको काफ़ी बार इसने टच किया। तो दोस्तों देखिए यहाँ ट्रेडिंग रेंज जो है, अब यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपकी ट्रेडिंग रेंज 30 रुपये की है। अगर आपने 1000 स्टॉक लिए तो मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ में आता कि आप इसको कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप इंट्राडे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देखें तो दोस्तों 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे आपकी भी अगर बात बड़ी करता हूँ कि भाई हम इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं और इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो मैं ज़्यादा दिन का डेटा भी नहीं लेता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट है और ये स्टॉक आपका जो इंट्राडे के लिए इस समय फिट कैंडिडेट है। तो यहाँ पे मैंने पिछले 1.5 या पौने 2 महीने का डेटा लिया। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आपकी सपोर्ट लाइन, तो सपोर्ट लाइन आपकी कहीं इस एरिया में बनती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि कई बार इसने टच करके ऊपर जाने की कोशिश की, जो कि लगभग 504 505 के आसपास है। और अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएं ब्लू कलर की लाइन में, तो हमें एक नई लाइन दोबारा बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आपने ब्लू कलर से इसका जो रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट होने से पहले इसका जो रेजिस्टेंस था 521 रुपये था। तो दोस्तों यहाँ मैं ज़्यादा जो वाइड उसमें टाइम पीरियड नहीं ले रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा पौने 2 महीने का टाइम पीरियड लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो लगभग आपकी इस समय इसके अंदर जो डिफरेंस है वो 17 रुपये का है। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे का चार्ट अगर देखें, मान लीजिए एक दिन का आप चार्ट भी देखते हैं और वहाँ पे आप इसके अंदर अगर आप इंट्राडे करते हैं इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेके, तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल है, तो ये जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये आपके स्टॉप लॉस और टारगेट बन ही नहीं सकते किसी भी हिसाब से। जैसे यहाँ 17 तारीख का देखिए, ये एक बहुत नैरो रेंज में इसने उस दिन ट्रेड किया, लेकिन ये इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर मूव करता रहा। और जो ये 17 रुपये की रेंज है, ये इंट्राडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है। आप इतनी वाइड रेंज के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं सेट कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 1000 शेयर लिए और उस समय मान लीजिए स्टॉक ट्रेड कर रहा होता 510 पे, अगर आप 504 पे स्टॉप लॉस लगाते, तो क्या आप उसके अंदर 6000 रुपये का नुकसान उठाने को तैयार हैं? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 6000 रुपये का नुकसान उठाने का कोई लॉजिक था, क्योंकि इसके अंदर अप मूवमेंट की जो पॉसिबिलिटी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रुपये की, मैक्सिमम 3 रुपये की थी। तो 3000 के प्रॉफिट के लिए 6000 का नुकसान उठाना मतलब वो किसी लॉजिक में फ़िट नहीं होता। इसलिए मैंने अपने कल वाले वीडियो में आपको बताया कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखनी पड़ेगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशो सबसे बेहतरीन तरीका है आपके स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने का।
प्रोवाइडेड अगर आपको उम्मीद है कि जो प्राइस पॉइंट आप उसके अंदर अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, चाहे वो बाई साइड में है चाहे सेल साइड में है, उसके पूरे होने की उम्मीद है, उसके पूरे होने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ एक और स्टॉक देख लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का, जिसने काफ़ी वॉलेटाइल मोमेंट्स दिखाई हैं पिछले कुछ समय में, और ट्रेडिंग के लिए मेरे ख्याल से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फिट स्टॉक है। तो अगर इसका पिछले एक महीने का अगर हम चार्ट देखेंगे और यहाँ पे हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका जो सपोर्ट है वो लगभग आप कह लीजिए कि इस पॉइंट के ऊपर था, क्योंकि ये पॉइंट पहले आपका यहाँ पे अगर आप, क्योंकि इस पीरियड के दौरान इसके अंदर काफ़ी अप मूव हुआ है, लेकिन इस या 952 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल था। और अगर आपको इसका रेजिस्टेंस बनाना है, जो पिछले एक महीने के डेटा को अगर आप देखेंगे तो हम वो पिंक लाइन से बनाते हैं, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम रीसेंट डेटा को ज़्यादा महत्व दें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी इसकी जो रेंज है वो लगभग आप देखेंगे कि 37 रुपये के आसपास इसकी आपको रेंज दिखाई दे रही है, तो जो कि काफ़ी वाइड रेंज है। और इस रेंज के अंदर आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिन आप देखेंगे कि वो इस रेंज के मिड वे में ट्रेड कर रहा था। जैसा कि हम कहते हैं कि जब ये सपोर्ट को टच करे तो वहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी है, या रेजिस्टेंस को अगर आप टच करे तो वहाँ से फिर बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसने काफ़ी कन्विंसिंगली इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और अब ये वापस अपने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ गया। तो अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए ट्रेड लिया होता सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता हो। तो ये पहले भी हम देख चुके हैं कि जैसे आप यहाँ देखेंगे कि काफ़ी बार इसने अपना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्यों बताया जाता है, उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे आप गलत नहीं हो सकते। अब मैंने अगर आपको ये सजेस्ट कर दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप इंट्राडे के लिए इस्तेमाल करिए, तो मैं वहाँ पे गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं गलत हो सकता? अगर वो सपोर्ट को तोड़ देगा तो मेरे पास सिंपल सा आंसर है आपको देने के लिए कि भाई उसने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया। अब मेरे को कोई आगे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सहारे ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे मेरी एक सेल कॉल होती इस स्टॉक के अंदर, लेकिन ये एकदम शूट अप करके, मतलब आप यहाँ पे देखिए कि लगभग जो आपके 25 पॉइंट ये लगभग ऊपर चला गया। तो अगर आप मुझे बोलते कि देखिए ये आपने बताया था कि ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है लेकिन ये तो ऊपर चला गया, तो मैं वहाँ पे आपको सिंपल सी जस्टिफिकेशन देता कि उसने अपना रेजिस्टेंस का मार्क तोड़ लिया, तो रेजिस्टेंस को तोड़ के वो ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जो दो बातें मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्यों नहीं यूज़ कर सकते स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए। पहली बात, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये आपका इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया था, ना कि आपके इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो आपको देखना पड़ेगा, और उसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। दूसरा जो आपकी एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि ये एक ट्रेडिंग रेंज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये स्टॉक जो है उस रेंज के अंदर ट्रेड करता है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप यूज़ उस केस में कर सकते हैं जहाँ पे आपको देखना है कि स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट किया लेकिन ये उसको सस्टेन नहीं कर पाया और वापस ये अपने जो रेजिस्टेंस था पहले का उसके नीचे आ गया, और अब यहाँ पे फिर ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको एक निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस स्टॉक को देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर आप देखेंगे कि काफ़ी समय से झूल रहा है, तो उसके अंदर ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है और इसके अंदर एज सच निवेश का कोई कारण नहीं है निवेशकों के लिए। अगर आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर इंट्राडे करेंगे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके अंदर ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्राडे के लिए तभी फिट बैठता है कि कोई स्टॉक अगर एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंट्राडे के लिए आपको बहुत वॉलेटाइल स्टॉक्स चाहिए जिनके अंदर बहुत वाइल्ड प्राइस मूवमेंट्स हों, तभी आप इंट्राडे में पैसा कमा सकते हैं। अगर आपकी वाइल्ड प्राइस मूवमेंट्स होंगी तो आपकी ट्रेडिंग रेंज वाइड होगी। अगर आपकी ट्रेडिंग रेंज वाइड होगी
तो अगर आप उस ट्रेडिंग रेंज के बेसिस के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, स्टॉप लॉस और आपका रेजिस्टेंस आप डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये मैंने एक समरी फॉर्म में आपको बता दिया कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल इंट्राडे में क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक आइकन पे आप क्लिक करें। इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया। ये इस वीडियो में मैंने आपको जो भी स्टॉक्स दिखाया, जिन स्टॉक्स के बारे में चर्चा की, वो सिर्फ मैंने एग्जांपल और रेफरेंस के तौर पे दिखाए हैं। उसमें मेरी किसी तरह से कोई रिकमेंडेशन, सजेशन या सलाह नहीं है कि आप उन स्टॉक्स में निवेश करें, ट्रेड करें, बाय करें, सेल करें या होल्ड करें या किसी तरह की कोई पोजीशन लें। यदि आप इस वीडियो को देख के किसी तरह का निर्णय लेते हैं तो उसके वित्तीय, गैर वित्तीय प्रभाव का मैं या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी तरीके से जिम्मेवार नहीं होंगे। आप इस वीडियो के शुरू में दिखाए गए डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।